प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं व्यावसायिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स का, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के अध्ययन के क्रम में आज हम जिन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं वे भारत के संस्कृति के जो मूलभूत लक्षण हैं, उन लक्षणों में से कुछ लक्षणों पर हम प्रकाश डालेंगे। मूल रूप से हम बात करेंगे आज क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम कि भारत में ये क्लास सिस्टम, जाति व्यवस्था कैसे आई और इसके बिजनेस इम्प्लीकेशंस क्या है। आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम आखिर है क्या और किस तरह से ये सामाजिक ताने बाने को निर्मित करती है। तो मूल रूप से जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी समझने का प्रयास किया कि यह विशुद्ध रूप से भारतीय अवधारणा नहीं है। भारतीय अवधारणा इसलिए नहीं है, यदि हम कहें वर्ण व्यवस्था विशुद्ध रूप से भारतीय अवधारणा है, हो सकती है और है, किंतु कास्ट सिस्टम एक बाहर से लादा हुआ सिस्टम है, यह हमें समझना होगा। वर्तमान में जो साहित्य उपलब्ध है, जो लिटरेचर अवेलेबल है, वह चीख चीख कर ये कहता है कि कास्ट सिस्टम भारतीय जो परंपरा है उसका सबसे घृणित अध्याय है। निस्संदेह यह घृणित अध्याय है और यह भारतीय है ही नहीं तो घृणित और घृणास्पद होना भी चाहिए। कास्ट एक पल के लिए हम देखें तो मूल रूप से इसका कोई और छोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन किस तरह से जो जाति व्यवस्था को बांटा गया और बांट के भेद उत्पन्न किए गए वह एक चिंता का विषय रहा है। तो मूल रूप से हम पाते हैं कि एक स्ट्रेटिफिकेशन का एक तरीका है, समाज में लोगों को बांटने का तरीका है। अब जब हम बांटने की बात करते हैं तो बांटना क्यों आवश्यक है? मूल रूप से कार्यों को करने के लिए जो विभाजन होता है, अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य के विभाजन की जब हम बात करते हैं तो उसके अनुरूप वर्ण व्यवस्था का जो निर्धारण, जो कि पुरातन परंपरा से चला आ रहा था, उससे निकाल करके एक कास्ट सिस्टम बनाया गया। तो और उस कास्ट सिस्टम का प्रचलन इतना बढ़ा कि आज भी यह हमारे लिए एक नासूर सा बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह एक बहुत बड़ा लक्षण है भारतीय समाज का, तो इसको समझना भी आवश्यक है। तो जब हम कहते हैं कि यह भारतीय नहीं है तो मूल रूप से हम पाते हैं कि इसको इम्पोज किया गया कॉलोनियल रिजीम में, जो ब्रिटिश सत्ता है, उससे पहले मुगल सत्ता है और तमाम आक्रांता जितने भी आए, उन्होंने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और यहाँ के जो वैविध्य थे उसको समाप्त करके और डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की नीति को अपनाते हुए ये एक बड़ा युद्ध समाज के लोगों में छेड़ कर वे गए। तो जो हम कास्ट कहते हैं तो एक सोशल कैटेगरी की बात हम करते हैं, जिसमें कि लोग कुछ लोगों को एक परमानेंट स्टेटस दिया जाता है और एक सामाजिक हायरार्की बनाते हैं, और वो एक ऐसी हायरार्की होती है जो परमानेंट होती है, एक ऐसी श्रृंखला है जो लगभग परमानेंट सी देखने में प्रतीत होती है। और अगर हम देखें तो ये कई बार सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, सामाजिक विभाजन में बड़ी ही रिजिड है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति पे किसी एक कास्ट का ठप्पा लग गया तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही हस्तांतरित होता जाएगा। ठीक इसी तरह से देखने में आता है कि क्लोज्ड कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है कि आप अपने कार्य के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपनी जाति नहीं बदल सकते, बल्कि ये एक फिक्स टर्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम इसके विपरीत क्लास सिस्टम की बात करते हैं तो श्रेणी, समाज को श्रेणियों में बांटना, जैसा कि हमने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब वह समाज में रहना प्रारंभ करता है तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ विभाजन करता है, और जो ये विभाजन होते हैं, ये विभाजन
कई कारणों से हो सकते हैं। मानव का मूल स्वभाव कुछ ऐसा भी होता है कि अपने को दूसरों से श्रेष्ठ बताने का। तो अब अपनी श्रेष्ठता और दूसरों को कमतर किस प्रकार बताया जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक कास्ट सिस्टम के अलावा क्लास सिस्टम या श्रेणी आधारित परंपरा की शुरुआत जो दिखती है, जिसमें हम सामाजिक श्रेणियों की बात करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो 3 तरह की क्लासेस जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विभाजित की गई श्रेणियां भी हो सकती है या समाज आधारित श्रेणियां भी हो सकती है। इसमें दोनों तरह की श्रेणियों की बात होती है। तो इसको हम अगर कोई एक स्ट्रिक्ट फर्म लाइन अगर बनाना चाहे कि किस तरह से क्लासेस में डिवीजन होगा, तो वह देखने को नहीं मिलता है। जबकि जाति के केस में यह बड़ा स्वाभाविक सा दिखाई पड़ता है कि एक बार अगर मुझे किसी जाति में सम्मिलित कर दिया गया तो आजीवन मेरे लिए और मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसी जाति में के रूप में मुझे पहचाना जाएगा, वह मेरी पहचान बन जाएगी। लेकिन क्लास सिस्टम थोड़ा सा फ्लूइड सिस्टम है, डायनामिक सिस्टम है। तो यहां पर हम पाते हैं कि कई सारे लोग एक तरह के स्टेटस को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और उनका समूह जो होता है वह एक क्लास बन जाता है। और जब यह क्लास किन्हीं आधारों पर एक दूसरे से पृथक होते हैं तो उसी को हम एक क्लास सिस्टम की संज्ञा देते हैं। हाँ, कुछ इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करना चाहे तो ये तुलनात्मक अध्ययन हमें बताता है कि इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की बात तो क्लास और कास्ट सिस्टम में अगर हम देखें तो लगभग ये दोनों में एक जैसा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो क्लास सिस्टम है वहाँ पर ये अप्लाइड रूप में देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है कि लक्षणों के आधार पर इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी निर्धारित हो रही है कि मैं अगर अधिक अमीर हूं तो मैं अपर क्लास का व्यक्ति माना जा सकता हूं। मैं अगर गरीब हूं, गरीब तबके से आता हूं तो लोअर क्लास का मैं व्यक्ति माना जा सकता हूं। लेकिन जब हम कास्ट की बात करते हैं तो मूल रूप से यह एक जैव वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है। ठीक इसी प्रकार हम अगर बात करें कि रिलेवेंस इन नॉर्मल रोल, तो क्लास सिस्टम की तुलना में क्लास सिस्टम में कम देखने को मिलता है, जबकि यहाँ अधिक देखने को मिलता है। जस्टिफिकेशन की अगर बात करें तो ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है क्लास सिस्टम, जो कि व्यक्ति की वर्तमान सामाजिक स्थिति के आधार पर उसकी क्लास निर्धारित होती है। लेकिन कास्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक रिलीजियस बैकिंग होती है कि आपके संप्रदाय में आपको किस कास्ट में रखा जाता है और उसी कास्ट में आपको आजीवन रहना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो वैसे ही चलेगा। तो यहाँ इसका स्टेटस, कास्ट का स्टेटस एक अस्क्राइब्ड होता है, जबकि स्टेटस क्लास में ये अचीव किया जाता है अपने कार्यों से, अपने संग्रह से और तमाम बातों से। अब अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो ये बड़ी ही फिक्स आइडेंटिटी बनी हुई है हमारे समाज की, और अगर हम बात करें कि ये फिक्स आइडेंटिटी है तो इस फिक्स आइडेंटिटी की वजह से श्रेणीकरण समाज में बड़ा ही हमको गहराई से देखने को मिलता है। और इस श्रेणीकरण में एक व्यक्ति अपर कास्ट को बिलोंग करता है, एक लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, तो उसको हम सवर्ण और गैर सवर्ण या दलित के रूप में भी प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में इन सब शब्दों का प्रयोग देखते हैं। तो ये जाति व्यवस्था के कुछ नकारात्मक पहलू है जो हमको समाज में देखने को मिल रहे हैं। मानवों का श्रेणीकरण शास्त्र सम्मत कदापि नहीं हो सकता, ये इम्पोज्ड है, यह हमें समझना होगा। ठीक इसी तरह से जो डिवीजन है और डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर न रह करके डिस्क्रिमिनेशन का आधार बन गया, भेदभाव का आधार बन गया। ये एक इसका बड़ा नकारात्मक सा पहलू है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, और यह भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचारित और प्रसारित रहा है। हम सभी इसके शिकार रहे। ठीक इसी तरह से जब हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की अगर बात करें, तो ये हायरार्किकल या श्रेणीकृत समूह है लोगों का जो सामाजिक स्थिति के अनुरूप उसके कार्य को निर्धारित करते हैं।
अगर हम इसके और अन्य शब्दों में देखने का प्रयास करें तो यह एक सामाजिक सेग्रीगेशन है, उस समाज को बांटने का एक तरीका है, कास्ट सिस्टम। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की तो उसकी पहचान उसके कास्ट सिस्टम की बात अवश्य आती है, जो उसके सोशल स्टैंडिंग, किसी व्यक्ति की सोशल स्टैंडिंग को का निर्धारण करती है। ठीक इसी तरह से हम अपर कास्ट और लोअर कास्ट के डिवीजन को देख सकते हैं। लोग आपस में अपने आप को सुपीरियर, कुछ कास्ट अपने आप को सुपीरियर और अन्यों को इंफीरियर बताती है। तो यह जो विभाजन है कहीं ना कहीं समाज की एक विकृत सोच को दर्शाता है और इसको हमें स्वीकार करना होगा कि यह हमारे समाज में आज भी अपने पैर पसारे हुए है। ठीक इसी तरह से इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि ये ऐसा लिटरेचर में तथाकथित रूप से पढ़ने में आता है कि ये एक वैदिक सिस्टम है। चूंकि हम लिटरेचर की बात को कोट करते हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर हमने इसको यहाँ रखा है, लेकिन मूल रूप से देखें तो कास्ट सिस्टम वैदिक सिस्टम कभी भी नहीं है। जैसा कि हमने कहा वर्ण व्यवस्था वैदिक सिस्टम हो सकता है, लेकिन कास्ट सिस्टम कभी भी वैदिक नहीं रहा है। कास्ट में डिवीजन, मानवों का जाति में विभाजन कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं रहा है, लेकिन अब चूंकि यह एक नॉर्म सा बनता हुआ दिखाई पड़ता है तो इसको हमें समझना होगा। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि यह भारतीय संस्कृति को अलग अलग भागों में बांटने का एक तरीका जान पड़ता है। ठीक इसी तरह से अपर कास्ट और लोअर कास्ट के जो विभाजन है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही हमारे समाज का एक विकृत चित्र विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता हुआ दिखलाई पड़ता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो और भी कई सारे हमें इसमें प्रमाण मिलते हैं कि यह सिस्टम किस तरह से आया, किस तरह से आगे बढ़ा। विशेष रूप से मुगल काल और मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में यह सिस्टम अपने पैर पसारता गया और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग सा बना बैठा है, जिसको हम आज भी तवज्जो देते हैं। न केवल व्यक्तिगत रूप से इसको तवज्जो मिली हुई है, बल्कि सामाजिक रूप से भी इसको स्थान मिला हुआ है और शासकीय रूप से भी इसको उसी तरह से स्थान मिला हुआ है। आगे हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में कि किस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब विभाजन थोड़ा कठिन जान पड़ा तो वर्ण व्यवस्था के साथ इसके हमको डिवीजन देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो 4 वर्णों की बात शास्त्रों में देखने को मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें भी डिवीजन यहाँ तक बना दिया गया कास्ट आधारित कि ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है वो शूद्र और वैश्यों से श्रेष्ठ है, जबकि शास्त्रों में कभी भी एक को दूसरे से श्रेष्ठ कभी नहीं बताया गया है। ये सभी ब्रह्म के एक 4 अंग कहे गए हैं और चारों के अलग अलग कार्य हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का बड़ा ही सुंदर उदाहरण हमारे शास्त्रों में रहा है, लेकिन उसका विकृत चित्र आज हमें कास्ट सिस्टम के रूप में, जाति व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। इसको हमें समझना होगा। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें गोत्र की बात देखते हैं, इसके और सब डिवीजन की बात देखते हैं और हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से जाति से जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर हम उदाहरण के लिए गोत्र को ही ले तो ये जो गोत्र शब्द है बेसिक रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो लीनेज है, कहाँ से हमारी उत्पत्ति है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है हमारा गोत्र कश्यप है, तो कश्यप गोत्र का व्यक्ति एक चर्मकारी का कार्य करने वाला भी हो सकता है और एक सामाजिक तबके में सबसे नीचे आने वाला व्यक्ति भी कश्यप गोत्र का हो सकता है। तो जब वो कश्यप कहता है तो कश्यप तो एक ऋषि थे, वे तो ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण होने के नाते अगर वह चर्मकारी का कार्य आज कर रहा है तो उसे भी ब्राह्मण होना चाहिए। यदि वह जाति व्यवस्था के हिसाब से जन्मना होता तो इस तरह से उसे भी ब्राह्मण होने का अधिकार था। इस रूप से तो अगर देखें तो भारत में लगभग हर व्यक्ति ब्राह्मण ही है, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने गोत्र की बात करता है तो वो किसी न किसी ऋषि का नाम प्रस्तुत करता है। तो ऋषि तो सभी ब्राह्मण थे। तो मूल रूप से हमने इन बातों को नहीं समझा और हमने कहीं ना कहीं जो विभाजित करने वाली बातें थी उन पर अधिक प्रकाश डाला। तो मूल रूप से इसके कई सारे क्लासिफिकेशन और कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब हम और गहराई से इसको समझने का प्रयास करते हैं
तो हम बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में किस तरह से आया। तो सोशियोलॉजी में या समाज शास्त्र में इसकी बहुत सारी थियोरीज है जिस पे चर्चा होती है। तीन मुख्य जो धाराएं है, सिद्धांत है, उन पे हम प्रकाश डालेंगे। पहला ट्रेडिशनल थियोरी, दूसरी रेशियल थियोरी और तीसरी पॉलिटिकल थियोरी। और ये तीनों की तीनों थियोरी आधार बनाती है कास्ट सिस्टम को का निरूपण करने के लिए वर्ण व्यवस्था का, जो कि अपने आप में आलोचना का एक बड़ा पहलू है। तो जैसा कि हम ट्रेडिशनल थियोरी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल थियोरी के अनुसार मूल रूप से जैसा कि हमने कहा, ये वर्ण व्यवस्था को आधार बना करके अपना निरूपण करती है। तो यह कहती है कि समाज को चार भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग ब्राह्मण है, दूसरा भाग क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य और अगला शूद्र। तो इसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ और शूद्र को निकृष्ट श्रेणी में उन्होंने रखा। तो ये एक डिवीजन है, एक समझ है, इंटरप्रेटिव लॉजिक है, जिसके अंतर की वजह से ये विभेद आज समाज में देखने को मिलता है। यह भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। व्यवसाय प्रशासन में भी इसके अपने बिजनेस इम्प्लीकेशंस है, व्यवसायिक निहितार्थ है, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पुजारी है, जो वेद पाठी है, जो पढ़ाने का कार्य, अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनको ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो वॉरियर्स है, जो योद्धा है, जो डिफेंस को संभाले हुए है किसी देश के, वो क्षत्रिय की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो कृषि का कार्य कर रहे हैं या जो व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं, उनको वैश्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। और जो सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, जो अन्य सभी वर्णों की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, वे सभी जो है शूद्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये ट्रेडिशनल थियोरी का मूल आधार है। और इसमें ये कहा गया कि ट्रेडिशनल थियोरी के अनुसार मनुस्मृति का हवाला देते हुए ये बताया जाता है कि ब्रह्म के शरीर से मानव आकृति में ब्रह्म की कल्पना की गई, और ये कहा गया कि ब्रह्म के मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उसकी भुजाओं से और वक्षस्थल से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो हमारा पेट वाला भाग है ब्रह्म का, उससे वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और जो निम्न भाग है शरीर का, उससे शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वह शूद्रों से, वैश्यों से और अन्य सभी वर्णों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का आधार गुण हो सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं हो सकता। यह समझने की आवश्यकता है। यह कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम के विभेद को खड़ा करता है। तो जिस प्रकार इस शरीर को चलायमान रखने के लिए इन चारों अंगों की आवश्यकता है, बिना पैरों के कोई व्यक्ति नहीं चल सकता, बिना पेट के पूरे शरीर में रक्त का संचार नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार भुजाओं के बिना हम किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते, और मस्तिष्क पूरे शरीर को चलाता है। तो सभी का अन्योन्याश्रित संबंध है, इसीलिए कोई श्रेष्ठ और कोई निकृष्ट कैसे हो सकता है, इस बात को हमारे युवा पीढ़ी को समझना होगा और इस विभेद को मिटाना होगा। तो ये पहली थियोरी है, ट्रेडिशनल थियोरी। इसके बाद हम अगली थियोरी की जो बात करते हैं सोशियोलॉजी की, वो रेशियल थियोरी है। ये जब अपने एक्सप्लेनेशन को देते हैं तो ये वर्ण का आधार बनाते हैं, और वर्ण का दूसरा अर्थ कलर से लगाते हैं कि हमारा रंग क्या है, और रंग के आधार पर हम समाज का निर्माण करते हैं। तो इसमें श्री डी एन मजूमदार का कार्य का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने तथाकथित रूप से अपनी बातों को समाज में थोपने का प्रयास किया कि किस तरह से आर्य जो है वो बाहर से आए, और यहाँ पर उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जो कि किसी भी रूप से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि कोई बाहर से आकर इतना समृद्ध कैसे हो सकता है। तो मूल रूप से इसका जो विरोधाभासी पक्ष है वह यह कहता है कि आर्यंस या आर्य संस्कृति भारत में ही उपजी, और उसका प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद की उस ऋचा में जो कहती है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, अर्थात संस्कृति का सबसे पहले प्रादुर्भाव यदि कहीं हुआ है तो वह भारत में ही हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये आर्य संस्कृति जो है वह कहीं बाहर से नहीं बल्कि भारत से ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है, और इसका आलोचक विशेष रूप से खंडन करते हैं।
लेकिन इससे हमारा पूरा जो लिटरेचर है वो पटा हुआ है, इसीलिए इन बातों को ही कोट किया जाता है और सामाजिक विभेद खड़ा किया जाता है। ठीक इसी तरह से हम और आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं आर्य और नॉन आर्यों की जो लड़ाई है वहाँ भी डिवाइड एंड रूल के ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं। बांटो और शासन करो की नीति जो शासकों की आक्रांताओं की रही है, चाहे वो मुगल हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो और उससे पहले के भी हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए इन मूल्यों को हमारे जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स में इम्पोज किया और लंबे समय तक चूंकि ये होता रहा इसलिए हमने उसी को सत्य मान लिया है। इसको हमें बदलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको एक आधार माना जा सकता है डिवीजन ऑफ लेबर का, जो कि एक इसका सकारात्मक पहलू है, जिसको कि फाउंडेशन ऑफ वर्ण सिस्टम कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अन्य बातों पर प्रकाश डाला गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम देखें जहां विभेद खड़ा करने की बात होती है समाज में, तो उसमें हमें यह समझना आवश्यक है कि व्यक्ति जन्म से किसी जाति का, जन्म से किसी वर्ण का नहीं हो सकता। और इसके प्रमाण मिलते हैं वेद की उस ऋचा में जो कहती है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजोच्यते, अर्थात जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं। अब वो ब्राह्मण का ही पुत्र क्यों न हो, चाहे वह क्षत्रिय का ही क्यों न हो, जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार हमें द्विज बनाते हैं या ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं। तो ये एक अक्वायर्ड फिनोमेना है, ब्राह्मणत्व एक अक्वायर्ड फिनोमेना है जिसको हमें प्राप्त करना होता है संस्कारों से, जिसको हमें प्राप्त करना होता है अपने ज्ञान से। ये समझना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से जो अगली थियरी है वो पॉलिटिकल थियरी है, जो बताती है कि किस तरह से समाज में सभी वर्गों ने अपने अपने तरीके से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। और उसमें कुछ बातें आती है जो ये कहती है, डॉक्टर घुरिये हुए हैं एक समाजशास्त्री, जिन्होंने कास्ट के विषय में कहा कि कास्ट इज अ ब्राह्मणिक ऑफस्प्रिंग ऑफ इंडो आर्यन कल्चर। तो ब्राह्मणिक अपस्प्रिंग के रूप में उन्होंने उसको स्थापित किया। ये भी कहीं ना कहीं उसी डिजाइन लिटरेचर का पार्ट है जो भारतीयता और सनातन मूल्यों पर प्रहार करती हुई दिखती है। तो इसको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। और ठीक इसी तरह से जो विभाजन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दिखता है। और जब हम देखते हैं कि इन सब का आधार, इन सब सिद्धांतों का आधार वर्ण व्यवस्था है, तो इसकी समझ होना भी हमें नितांत आवश्यक है। जैसा कि हमने कहा कि जो सबसे पहली क्लास है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण में जो पुजारी है, वेद पाठी है, जो शिक्षण अध्यापन अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वे सभी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव की उनकी कास्ट क्या है। ठीक इसी तरह से जो देश की रक्षा में, समाज की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने में लगे हुए हैं, जो शासन संभाले हुए हैं, वे सभी क्षत्रिय हैं। ठीक इसी तरह से वैश्य जो व्यवसाय के कार्य में लगे हैं, जो कृषि आदि कार्यों को कर रहे हैं, तो वे सभी वैश्य श्रेणी में। और जो सेवा के कार्यों को अपने हाथों में लिए हैं, वे सभी शूद्र। ये वर्ण सिस्टम का एक बड़ा ही सुंदर चित्र हमारे समक्ष है। अब अगर हम इसके वैदिक लिटरेचर में न जाते हुए हम जो सबसे प्रचलित लिटरेचर है उसकी अगर बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की, उस स्क्रिप्चर में किस तरह से इसका वर्णन हुआ है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में वर्ण व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्र देखने को मिलता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो बड़ा ही साइंटिफिक सिस्टम रहा है और ये कार्य और गुण के आधार पर विभाजन है, न कि जन्म के आधार पर। तो जैसा कि यह श्लोक कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, इनकी जो ड्यूटीज है, इनके जो कर्तव्य है, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज एंड द नेचर। उनके जो गुण हैं, स्वभावज गुण है और उनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर निर्धारित होते हैं। यहाँ कहीं भी जन्म की बात नहीं कही गई है। हमने केवल एक प्रमाण यहाँ पर रखा आपको बताने के लिए कि किस तरह से इसमें विकृति पैदा की गई और समाज में भेद खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो इसको समझना व्यवसाय प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वह किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से उसमें कास्ट और तमाम बातों की विकृतियां ला करके खड़ी की और समाज को बांटने का प्रयास किया गया। अब जब हम बात करते हैं वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, हमने इसको क्यों पढ़ा? क्योंकि इससे जो कंपनीज है वो क्या सीख सकती है? तो इससे कंपनीज जो सीख सकती है वह है कि साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर। साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर की जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि कार्यों को करने के लिए अलग अलग श्रेणी के लोगों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जो वैचारिक रूप से मजबूत है उसको वैचारिकी से संबंधित कार्य करने चाहिए। उदाहरण के लिए अध्ययन, अध्यापन, पत्रकारिता और इस तरह से हम आगे बढ़े वकालत। तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो वैचारिकी से बड़ा गहरा संबंध रखते हैं। अब वैचारिकी का कार्य मस्तिष्क से संबंधित है, इस नाते उस श्रेणी के लोगों को यदि ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाए तो यह जन्मना नहीं हो सकता। जन्मना कि वकील का बेटा वकील ही बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे हमें साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में विशेषज्ञता रखता है, अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप वह उस तरह के पेशे को स्वीकार कर सकता है। तो जैसा कि हम पाते हैं कि आज की तारीख में मूल रूप से नैसर्गिक रूप से हम उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं जिन कार्यों को करने में हम अपने आप को श्रेष्ठ पाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे जीवन में है। अगर हम उसको सिर्फ इसलिए नकारे क्योंकि उसका वर्णन मनुस्मृति में है, उसका वर्णन हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह हमारी समझ की कमी कहलाएगी। तो बिजनेस के लिए साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर कि किस तरह से कार्यों का विभाजन होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैचारिकी के कार्य एक समूह संभालता है, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को बनाता है, तो मूल रूप से वे सभी लोग जो वैचारिक दृष्टि से संपन्न है, समृद्ध है, वे स्ट्रेटेजी को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद अगले स्तर पर जब हम आते हैं तो अगला स्तर उसका इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। तो वे लोग कहीं ना कहीं क्षत्रिय श्रेणी में या कहीं ना कहीं उनको हम वैश्य या शूद्रों की श्रेणी में रख सकते हैं कि कैसे उसका क्रियान्वयन करने में वे ऑपरेशनलाइज उसको कर रहे हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात हमको बतलाता है। ठीक इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि जब ये वर्ण व्यवस्था थी तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इतने प्रचलित थे और इसका चित्रण हमें देखना हो तो आज से 10 वर्ष पूर्व अगर आप गांव में गए हो तो उसकी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को हमने देखा कि वहां बेरोजगारी की कोई समस्या ही नहीं होती है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिला हुआ है, हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, वहां कोई भी भूखा नहीं है और सभी लोग अपने किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। ये जो बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट है ये शहरी संस्कृति की उपज मालूम होती है। तो हम पाते हैं कि उस वर्ण व्यवस्था का रिफ्लेक्शन उस एम्प्लॉयबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी जोड़कर हम देख सकते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था नैसर्गिक व्यवस्था के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं तो समाज में बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होता हुआ हमको दिखता है। हर व्यक्ति के पास काम, हर हद को रोजगार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि कौन व्यक्ति किस कार्य को कर रहा है उसके अनुरूप उसको एक स्थान ऑर्गेनाइजेशन में या समाज में मिलता है। ठीक इसी तरह से कि समाज में लोगों का रवैया या उनका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के प्रति, ये भी बड़े महत्व की बात होती है और वह इसी से पता चलता है कि कैसे हम इस कास्ट सिस्टम का या हम अन्य लक्षणों को जो भारतीय समाज के है, भारतीय संस्कृति के है, उनको देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम और वर्ण सिस्टम आपस में गुथे हुए से दिखते हैं पर है नहीं, और किस तरह से वर्ण सिस्टम इन सब का आधार बना दिया गया है जो कि है नहीं, और इसकी समझ विकसित करके किस तरह से व्यवसाय उससे लाभान्वित हो सकते हैं, यह भी हमने समझने का प्रयास किया। इसी के साथ हम आज की बात को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।